जैसे गुप्त काल का वर्णन पढ़ रहे थे अपन, तो गुप्त काल में उस समय आय के स्रोत यानी आय जो किस प्रकार से वो वसूली जाती थी उस समय। तो गुप्त काल में मुख्य रूप से जो उत्पादन का भाग, भोग और ऊपरी कार्य या उदंग के नाम से जो वसूली जाती थी, भाग के रूप में जो उत्पादन होता था उसका 1/6 भाग यानी कुल उत्पादन का 1/6 भाग वसूला जाता था राजकोष के रूप में। दूसरा, भोग के रूप में राजा अपने साग सब्जी और अपने पारिवारिक जीवन से संबंधित उत्पादन के लिए वो आय वसूलता था। तीसरा था उस समय का ऊपरी कार्य, ये भी एक प्रकार से भूमि से संबंधित कर थे कि भूमि कर जो वसूलने का, जो कृषि के अलावा अन्य जो भूमि है उस क्षेत्र में भी वसूलने का कार्य किया जाता था। तो उस प्रकार से जो आय के स्रोत है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के आय के स्रोत थे। उस समय आय की जो अदायगी होती थी यानी वसूलने का जो तरीका था वो नगद भी था, जिसको अरण्य के नाम से भी जाना जाता था, और दूसरा अनाज के रूप में जिसको मेह के रूप में भी जाना जाता है। तो 2 प्रकार से था, नगद भी था और अन्न के रूप में भी वसूली जाता था। तो इस प्रकार से गुप्त काल की आय के स्रोत इस प्रकार से थे। अब गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्वर्ण काल किस लिए कहा जाता है, उस समय की क्या परिस्थिति थी? तो गुप्त काल का जो विकास है वो सभी क्षेत्रों में हुआ। आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से संपन्नता थी उस समय, धन दौलत और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजनीतिक स्थिरता थी, शांति और सहयोग का वातावरण था, धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण था, और विभिन्न प्रकार की कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई थी गुप्त काल के अंदर। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य, उद्योग सभी क्षेत्रों में गुप्त काल की स्थिति अच्छी थी। इसलिए गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसकी जानकारी अलग अलग साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो उस समय जो विदेशी यात्री जो आए थे उन्होंने भी इसका जो वर्णन इस प्रकार से किया था। उस समय जो चीनी यात्री आया था फाहियान, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो भारत आया था और लगभग 14-15 वर्ष तक भारत के अंदर यहाँ की जो जानकारी करके यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी परिस्थितियों की जानकारी करके और इस प्रकार का चित्रण या वर्णन किया है, जिससे स्पष्ट है कि वास्तव में उस समय जो गुप्त काल चलता था वो एक स्वर्ण काल के रूप में था। उस समय साहित्य का भी विकास काफ़ी हुआ था, और साहित्य में विशेष करके जो नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी एक गुप्त काल की मुख्य रूप से देन रही है। इसकी स्थापना करने वाला कुमार गुप्त था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का पुत्र था। वो 415 से लेकर के और 455 तक शासन किया। उसके समय में एक ऐसा विश्वविद्यालय जो नालंदा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस विश्वविद्यालय की क्या विशेषता रही है कि उस समय आज से लगभग 1600 वर्ष पहले 10,000 विद्यार्थी उस समय वहाँ पे अध्ययन करते थे, और इस विश्वविद्यालय के अंदर किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं थी। ये उस समय की ऐसी विशेषता थी। इस विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थियों को धर्म से संबंधित, विज्ञान, तर्क और दर्शन से संबंधित शिक्षाओं की जानकारी दी जाती थी। उस समय का जो प्रसिद्ध कुलपति शीलभद्र जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार से जो वहाँ की जो स्थिति थी शिक्षा के क्षेत्र में, उस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए या उसका जो प्रवेश लिया जाता था उसमें विद्यार्थियों का प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इसकी जानकारी होती थी। उनका जो प्रवेश होता था और प्रवेश के बाद में उनका अध्ययन निःशुल्क किया जाता था। तो ये गुप्त काल के अंदर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है नालंदा विश्वविद्यालय, जो
गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान सभी क्षेत्रों में गुप्त काल अपने आप में मुख्य स्थान रखता है। इसकी वजह से ही गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल के नाम से